जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। अब तक हमने क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसमें अब तक हमने देखा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और कुछ अर्थशास्त्री जैसे ब्राउन इत्यादि अर्थशास्त्रियों के अनुसार देखा है कि अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। और साथ में हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था अपने अंतर्गत कुछ कार्यों का दो कार्यों का संपादन करती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था की संरचना। हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यों का संपादन किया जाता है, और जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यों का संपादन होता है तो वो एक बहुत व्यापक बड़े लेवल पे होता है। इन्हीं कार्यों को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिन जिन कार्यों को संपादन किया जाता है उन सभी आर्थिक कार्यों को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। इसमें हम देख रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था की संरचना हो रही है उसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कई उत्पादन क्षेत्रों को कई तीन भागों में बांटा गया, उससे संबंधित है। जिसमें पहला भाग में है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आता है खेती, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जितने, कृषि और खेती में अंतर है। खेती में हम सिर्फ खेत में जाके फसल को बोते हैं, बीज बोते हैं, फसल उपजते हैं, उसको हम ले लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं खेती। लेकिन कृषि कहे तो उसमें खेती से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे फसल उपजाना, मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, ये जितने भी कार्य होते हैं वो कृषि के अंतर्गत आते हैं। इस तरह कृषि के अंतर्गत आने वाले जो भी कार्य होते हैं उनको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, और इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे हम देखिए कपड़ा उद्योग, सूज उपयोग उद्योग होता है, और कागज बनाने वाली फैक्ट्री होती है। अर्थात जो भी उद्योग से संबंधित होता है, उद्योग से संबंधित उद्योग ले लें तो जितने भी उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग हो गया जो हम अपने घरों पे छोटे छोटे सामान बेचते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग हो गए, जितने भी उद्योग संबंधित कार्य होते हैं उनको हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र। अब आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सबको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हो गया बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, बीमा इत्यादि, जो भी सेवा संबंधित जो कार्य होते हैं, संचार, ये जितने भी कार्य होते हैं उसको हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात सेवा संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन्हें हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ लिख देना, दिखेगा नहीं। सेवा क्षेत्र। हमने देख लिया कि अर्थव्यवस्था की संरचना समझ में आ गई कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यों का संपादन हो रहा था, और उन्हीं जितने भी कार्य हैं उनको मोटे तौर से तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया, और इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना, या कह ले ढांचा या बनावट।
और इसमें सबसे पहला था प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये तो अब हम अपने अर्थव्यवस्था में देख लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ के भी कार्य को यहाँ के भी जितने भी अर्थव्यवस्था में जो कार्यों का संपादन है उस 3 भागों में बांट दिया गया है। अब जो अर्थव्यवस्था में जो भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं उनसे हमें आय प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि किस क्षेत्र का हमारे अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कितना सहयोग है। सबसे पहले हम आज़ादी के टाइम का देख लें। आज़ादी के टाइम का नहीं, 1901 ईस्वी में देखते हैं। 1901 ईस्वी में जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सहयोग सबसे ज़्यादा था, और हम देखते भी हैं कि पहले हमारा देश पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर होता था। इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारे अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान इसी क्षेत्र का होगा। 1901 ईस्वी में ये 63.6% हमारी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सहयोग 63.6% था। और उस वक्त हम जानते हैं कि औद्योगिक रूप से अभी हमारा जो देश था वो पिछड़ा था, इसलिए उद्योग का बहुत ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत ही कम योगदान था। ये था 12.7%, और तृतीय क्षेत्र का 23%, लगभग 23%। अब हमने देख लिया कि ये 1901 ईस्वी में ये तीनों इस रूप में ये तीनों हमारी अर्थव्यवस्था को में सहयोगी थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त भी परिस्थितियां ऐसी ही थी 1947 में, क्योंकि अंग्रेज शासन तो हमारे यहाँ करते थे, लेकिन हमारे यहाँ के विकास में उन्होंने योगदान दिया है, लेकिन बहुत ही कम। हमारे यहाँ भी उन्होंने उद्योग का विकास किया है अपने टाइम में, लेकिन बहुत ही कम। इसलिए इन आंकड़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। उस वक्त कृषि क्षेत्र का 56% था, कुछ घटा है। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ के मात्र 2% बढ़ा है, और ये हो गया है 27%, 3.7। ये उस वक्त यहाँ पे 58 होगा। ये तो 1947 जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ तब का आंकड़ा है, और वही हम देखते हैं 2007 ईस्वी में। अभी प्रेजेंट का आंकड़ा निकल के हमारे पास नहीं आया है। 2007 ईस्वी का देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान हो गया 22%, सीधे घट गया। ये भी 22% ही आ गया, यानी अर्थात ये बढ़ा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कृषि के पैदावार में बहुत ही कमी आई है, और सेवा क्षेत्र का तो बहुत अधिक विकास हो गया, और ये हो गया 56%। अर्थात हम देख रहे हैं कि 2007 ईस्वी में हमने सेवा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास किया है, लेकिन हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान था वो घट गया है। इसके कई सारे कारण हैं कि पहला कारण तो हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हमारे यहाँ जो उपज होती है उसका पूरा उपभोग भी यहीं पे हो जाता है, और साथ ही में हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं हो पाई थी 2007 ईस्वी तक कि हम अच्छी पैदावार कर सकें। यही कारण है कि हमारे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 22% है, द्वितीय क्षेत्र बढ़ के 22% ही रहा है, और तृतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और वो 56% हो गया है। अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। वैसे तो हमारे बुक में सिर्फ एक ही राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पे ही अर्थव्यवस्था के प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे अभी हम बड़े क्लासों में पढ़ेंगे तो हमें अर्थव्यवस्था के प्रकार कई आधारों पे अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। जैसे देखेंगे विकास के आधार पे 3 भागों में, विकसित, अविकसित और अल्पविकसित। विकसित यानी पूर्ण रूप से विकास कर लिया उसने, विकासशील अर्थात अभी विकास में वो विकास के लिए उन्नतशील है, मतलब विकास कर रहा है, और अविकसित अभी वो विकास के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहा, पूरी रूप से
विकसित नहीं हुआ है वो है अविकसित। क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर देखेंगे तो कृषि अर्थव्यवस्था, उद्योग अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, और देखेंगे व्यापार, विश्व से अन्य देशों से संबंध के बारे में देखें तो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। इस तरह देखेंगे तो कई कई आधारों पे अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। लेकिन अभी हमारे 10th क्लास में हम सिर्फ राज्य सरकार की भूमिका के आधार पे ही अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ते हैं, जिसमें ये 3 प्रकार के हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है। अर्थात जैसे हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में कई सारे कार्यों का संपादन होता है, तो जो कार्यों का संपादन हो रहा है वो निजी व्यक्ति कर रहा है। जैसे उद्योग चल रहा है तो किसी राज्य द्वारा नहीं बल्कि निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, जो देश के पूंजीपति वर्ग होते हैं। अर्थात वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका डिफिनीशन यही होगा। एग्जाम्पल में हम देख लें अमेरिका। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, अर्थात वहाँ के जो भी उत्पादन होता है उस पर ज्यादातर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, आधिपत्य होता है। और भी देख लेते हैं जापान, कनाडा। अधिकतर हम विकसित देशों को देखेंगे तो उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही अपनाई हुई है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्राइवेट लोगों के पास होती है, तो वो अपना इनकम बढ़ाने के लिए पूरी रूप से समर्पित होकर कार्य को करते हैं, और इसलिए उनका इनकम भी ज्यादा होता है और उससे राष्ट्र का विकास भी होता है। अमेरिका, जापान, कनाडा इत्यादि ये सारे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। सिंगापुर भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। सबसे पहले समझते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और वो लोगों के कल्याण के लिए लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग वहाँ के उद्योगों का, वहाँ की अर्थव्यवस्था को निर्माण करती है, जो भी उत्पादन करती है उसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर से देखते हैं वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पे सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार लोक कल्याण में वहाँ के उत्पादन को करती है, उसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। इसमें आएंगे जैसे चीन, क्यूबा इत्यादि देश समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश उसे कहते हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण हो। जैसे उत्पादन के साधन पे निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व हो और सरकार का भी स्वामित्व हो। जैसे हमारा जो राष्ट्र है भारत, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे रिलायंस और भी बड़े बड़े कंपनियां हैं जिसे देखते हैं कि निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, और कितनी सारी कंपनियां देखते हैं जिसे सरकार द्वारा चलाया जाता है। अर्थात ये दोनों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा भारत है। क्योंकि जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हो गया तो उस वक्त हम उपनिवेश थे। अब हमारे पास चाहिए था कि हम अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था हम अपने यहाँ लाए। तो हमारे जो उस वक्त बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये हो रहा था कि अभी हमारे राष्ट्र के लोग उतने डेवलप नहीं थे कि वे समझ पाए कि कैसे अपने उद्योग को चलाना है, कैसे हम अपने इनकम लेंगे,
पूरी कंडीशन को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पूंजीवादी भी छोड़ दिया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर सब चीज़ सरकार पे ही निर्भर हो जाएगा तो भी राष्ट्र का पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे राष्ट्र के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने पूंजीपति वर्ग से भी जो अच्छाइयाँ थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी जो अच्छाइयाँ थी, उन दोनों को एक में मिलाकर और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई, ताकि हमारे राष्ट्र का अच्छे से विकास हो सके। ये हो गया अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।